नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाईफाई एजुकेशन अड्डा पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरबीएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स की क्लासेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आरबीएससी ने अपना सिलेबस जो 10th क्लास का था उसे पूरी तरह चेंज कर दिया है और उसकी जगह अब एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो चुका है। तो गाइस 2021-22 का जो नया सिलेबस है वो मैं आपको 10th क्लास का पढ़ाऊंगा। आरबीएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स की क्लास में मेरे चैनल पे बैक टू बैक लूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा मैथमेटिक्स का तो आपको साइंस और इंग्लिश ग्रामर भी यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आरबीएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इस पर चर्चाएं करेंगे। साथ ही हम वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी प्रमेय पढ़ने वाले हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर पहले तो हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। साथ ही इसके अंदर हम एक महत्वपूर्ण धनात्मक पूर्णांक गुणन की विधि पढ़ेंगे जो युग्लिक विभाजन प्रमेय पर आधारित है। तो दोस्तों क्लास चालू करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं। जो कक्षा 9 में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं ताकि हमें आगे का सिलेबस कवर करने में थोड़ी आसानी रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। वैसे तो आप सभी ने संख्याएं पढ़ रखी हैं, जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ ले और साथ साथ में आप रफ कॉपी और पेन लेकर बैठें और साथ साथ में जैसे मैं आपको पढ़ाऊं वैसे वैसे आप नोट्स बना लें ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी रहे। तो देखते हैं, सबसे पहले है हमारी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम एन से दर्शाते हैं, जिसे हम 1 2 3 4 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक लिखते हैं। उसके बाद में आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे हम W से दर्शाते हैं। और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में कोई खास अंतर नहीं है, बस पूर्ण संख्याओं में एक जीरो और शामिल कर लिया जाता है, अर्थात ये जीरो से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 और चलती चलती प्लस इंफिनिटी तक चलती रहती हैं। उसके बाद में आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याओं को हम Z से दर्शाते हैं अर्थात Z से डिनोट करते हैं। इन संख्याओं में एक माइनस की संख्याएं और शामिल कर ली गई और शामिल की गई हैं, अर्थात इसमें -1 -2 -3 और लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी तक चलती हैं और साथ ही 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक चलेगी। उसके बाद में आती है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे हम Q से दर्शाते हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं और P और Q दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अर्थात वह संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वे परिमेय संख्या होती हैं। और इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो -3 बटा 7 हो गया, -4 बटा 5 हो गया, 2 बटा 1 हो गया। उसके बाद में आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसे हम Q के कोऑर्डिनेट से दर्शाते हैं। ध्यान से देखना, Q के ऊपर छोटा सा C लगाते हैं, जिसे Q का कोऑर्डिनेट कहते हैं। अर्थात इन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इन संख्याओं के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर पाई, √2, √3 ये संख्याएं हैं वो उदाहरण है वो शामिल हैं। जैसे पाई का मान बेसिकली तो 3.14 होता है और 22 बटा 7 भी हम लेते हैं, जो कि केवल एक लगभग मान होता है, पाई का यथार्थ मान नहीं होता है। पाई का जो यथार्थ मान है वो अब तक वैज्ञानिकों ने दशमलव पर्यंत 500 अंकों से भी अधिक खोज की है, जो अभी चल रहा है। अर्थात ये अशांत आवर्ती के जो संख्याएं होती है ना, वो अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती है, जिनका मान चलता रहता है या वो निश्चित मान नहीं होता है। उसके बाद में आती है हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, जिन्हें हम R से दर्शाते हैं। रियल नंबर के अंदर वैसे तो सभी संख्याएं शामिल होती हैं, तो हम इन्हें इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिनमें प्लस माइनस और अंडर की सभी संख्याएं शामिल हो गए वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसकी हम चर्चा हमारे आरबीएससी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास फर्स्ट में आज करने वाले हैं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने संख्या के बारे में आपको पढ़ा है, तो आप मेरे को एक छोटी सी बात बताना
कि 22/7 है, क्या वो एक परिमेय संख्या है? 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? दोस्तों 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22 जो है वो भी एक पूर्णांक है और जो 7 है वो भी एक पूर्णांक है। हम पाई का मान 22/7 बेसिकली लेते हैं, तो आप कहेंगे कि यार पाई को भी आपने बताई थी कि परिमेय संख्या है, यहाँ पर एग्जांपल दिया था और आप 22/7 को परिमेय संख्या बता रहे हो। दोस्तों इसे समझिएगा, जो पाई की जो वैल्यू है ना वो 22/7 परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये केवल एक लगभग वैल्यू है। कुछ इस प्रकार एक लगभग वैल्यू होती है जो कि हम जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं मैथमेटिक्स की उसको सोल्व करने के लिए यूज में लेते हैं। और जैसे ही मैं आपसे पूछ लूं कि शून्य एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या सोचेंगे? परिमेय है, अपरिमेय है। दोस्तों बता दूं कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। वो देखो किस प्रकार है, 0/1 बराबर क्या होता है? 0। 0 क्या है? पूर्णांक है। 1 क्या है? पूर्णांक है। तो दोनों पूर्णांक क्या है और क्यों बराबर? डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बराबर 0 भी नहीं है, तो 0/1 बराबर 0 हो रहा है, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अब अपन अपने आगे की क्लास की तरफ, जिसमें हम प्रश्नमाला की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को मैंने आपको भी बताया था कि इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं और जिन्हें हम आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक पूर्णांक ना हो। वास्तविक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो, वह संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नोट कर लीजिएगा, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इनकी परिभाषा भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। वास्तविक संख्याओं के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हो सकती हैं। तो हम एक अन्य वास्तविक संख्या की परिभाषा कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय से बना समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। तो अब आगे हम शुरू करेंगे प्रश्नमाला 1.1। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्नमाला 1 के अनुच्छेद 1.1 की, जिसके अंदर हम HCF करना सीखेंगे। और हम जानते हैं कि HCF करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि जो है हमारे पास है अभाज्य गुणनफल विधि। दूसरी विधि जो है होती है हमारे पास वो होती है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम विधि। इस प्रश्नमाला के अंदर हम यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। ये जो फर्स्ट विधि है आपकी अभाज्य गुणनफल विधि, ये कक्षा 6 से लेकर अब तक हम यही विधि पढ़ते आए हैं। तो यह विधि हम चर्चा नहीं करेंगे। कौन सी विधि की हमें आवश्यकता है? सेकंड नंबर वाली विधि की, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, तो इस विधि की चर्चा करते हैं। तो आपने एक संबंध सुना होगा, आइए चर्चा करते हैं। तो आप सभी ने 6 से लेकर 9 तक कभी ना कभी तो सुना होगा कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। कुछ इस प्रकार आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल इंटू, सॉरी यहां पर इंटू आएगा, इंटू प्लस शेषफल। कुछ इस प्रकार आपने संबंध पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आपको बता दूं कि जो भाजक को है हम ए से दर्शाते हैं, और जो भाज्य को हम ए से दर्शाते हैं, और भाजक को हम बी से दर्शाते हैं, और जो भागफल होता है हम इसे क्यू से दर्शाते हैं, और बचा हमारा शेषफल हम इसे आर से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो दोस्तों यही फॉर्मूला हम यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में यूज करने वाले हैं। और जो हमें HCF निकालना है, जो B का मान हमारे पास फाइनली प्राप्त होगा, वही इसका HCF होगा। परंतु ये HCF हमें B का मान में तब प्राप्त होगा जब R का मान फाइनली 0 हमारे पास प्राप्त होगा।
तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम ए से दर्शाते हैं, भाजक को हम बी से दर्शाते हैं, और जो भागफल हम क्यू से दर्शाते हैं और शेषफल को हम आर से दर्शाते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले के अंदर हम जो संख्या दी होंगी वो अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी संख्या होती है वो भाज्य की होती है, अर्थात ए होता है, उसके बाद जो संख्या होती है वो भाजक की होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे आएगी? ए के स्थान पर आएगी, छोटी संख्या वो आएगी बी के स्थान पर आएगी। उसके बाद में ये संख्या तो हमें प्राप्त करनी होती है, क्योंकि इस फाइनली इस संख्या में जो संख्या होती है हमारी ए, इसके अंदर हमें इस संख्या का भाग देना पड़ता है। उसके बाद में हमारे पास ये अन्य दो मान प्राप्त होते हैं। परंतु हमें भाग तब तक जारी रखना होगा जब तक आर का मान हमारे पास, जो आर की वैल्यू है हमारे पास 0 नहीं आ जाए। अगर आर की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो फाइनली जो बी का जो मान होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो आइए हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, प्रश्नमाला 1.1 का जो फर्स्ट प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट प्रश्न के अंदर जो हमारा प्रथम क्वेश्चन है वो है 135 एंड 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, और किस विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने आपको? भी फॉर्मूला अपने पास निकल के आया था। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। कौन सी विधि के अंदर था ये हमारा? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन के अंदर था, फॉर्मूला था ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या है वो ए होगी, और जो ए के अंदर है हम जो बी वाली संख्या होगी, ए से थोड़ी छोटी जो होगी वो बी वाली संख्या होगी, और उसके अंदर हम भाग देंगे। देखो, तो यहाँ पर ए बराबर क्या है हमारे पास? ए बराबर हो जाएगा 225, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 225 है फाइनली। तो ए बराबर हो गया 225। उसके बाद में संख्या कौन सी है? 135, अर्थात बी बराबर हो गया अपना 135। तो अब इसके अंदर हम फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं 225 बराबर 135। तो करना क्या है हमें? 225 के अंदर 135 में भाग देना है। तो जब हम बोर्ड एग्जाम में कार्य करेंगे तो हमें अपने पेज में एक लाइन खींच लेनी है, वहां पर लिख देना है रफ कार्य करना है। तो 225 के अंदर हम भाग देते हैं 135 का, तो 135 का भाग देते हैं तो कितने बार जाता है? इनटू एक बार। भागफल कितना आ रहा है हमारे पास? 1, और शेषफल है वो कितना आएगा? देखो, एक बार भाग गया 135 बचा 0 हो जाएगा, 2.5 कर लिया 10 2 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचता है? 9। तो ये कितना आ गया हमारे पास? आर का मान कितना आ गया? 90। तो क्या हमारे पास आर बराबर 0 प्राप्त हुआ? नहीं ना। तो ये हमारे पास अभी आर बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात कि सवाल अभी आगे और करना है। तो अब क्या करना है? अब देखना है कि जो हमारे पास शेषफल है ना वो तो आ जाता है हमारे बी के स्थान पर, जो हमारा बी है वो बन जाता है, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में हमें ज्ञात करना होगा कि इन दोनों के बीच में एचसीएफ क्या है। तो ये तो आ जाएगा इधर 135 बराबर 90। वही करना है हमें, रफ कार्य में जाना है। 135 के अंदर भाग देना है 90 का। कितने बार भाग जा रहा है बता सकते हैं? 9 दूनी 18, 100 से ज्यादा हो गया, तो अभी भी एक बार ही भाग जा रहा है। तो यहाँ से हम एक बार भाग देंगे तो इधर आ गया 5, और 13 में से 9 गया तो कितना बचता है हमारे पास? ये बचता है 4। तो भागफल तो 1 आ गया प्लस शेषफल 45 आ गया। तो अभी भी हमारे पास जो है आर की वैल्यू है वो 0 नहीं आई है, अर्थात एचसीएफ हमारे पास नहीं आया है, अर्थात आर डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में आपको पता ही है क्या करना है। 90 की वैल्यू है सबसे बड़ी वैल्यू, एक ही स्थान पर आ जाती है, और जो 45 है उसके अंदर 90 के अंदर 45 का अपना जो शेषफल होता है उसका भाग देना रहता है इनटू। अब वही रफ कार्य 90 के अंदर अपने को भाग देना है 45 का, 45 का भाग देंगे तो कितने बार? 2 बार पूरा भाग जाता है हमारे पास। तो भागफल में 2 आ जाता है प्लस शेषफल 0, अर्थात हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है
फाइनली जीरो। तो मैंने आपको बताया था कि आर की वैल्यू जब जीरो आ जाए, जो बी का मान होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ युग्मन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार 45 है। तो ये क्या है इसका एचसीएफ। तो दोस्तों यह सवाल सॉल्व हो चुका है। अब ट्रक में उतार लीजिएगा और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। तो आइए इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 का दूसरा जो सवाल है प्रश्नमाला 1.1 में, वो है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है हमें युग्मन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बना के बताया था कि युग्मन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अंदर कौन सा फॉर्मूला था, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। ए जो था, ए जो है सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो ए होगी और जो उससे छोटी संख्या है वो हमारे पास बी होगी। तो ए बराबर कौन सी संख्या होगी हमारे पास 38,220 वाली संख्या जो है ए सबसे बड़ी है। उसके बाद में जो बी है वो है इससे छोटी संख्या कौन सी है 196। उसके बाद में हमें 38,220 के अंदर भाग देते हैं, उसके बाद में हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं वो हम लिखते हैं। तो आपको इसके लिए रफ कार्य करना है, जैसा कि अभी हमने किया था। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के सवाल करें तो साइड में आपको लाइन खींचनी है, रफ कार्य लिख के रफ कार्य करना है और एग्जाम के बाद में उस पर क्रॉस लगा देना है। तो इधर हम भाग देंगे 38,220 के अंदर 196 का। तो पहले डिजिट में हमारे पास एक बार भाग जा रहा है, भाग तो सबको देना आता होगा, तो एक बार भाग जा रहा है तो इधर जाएगा 196। घटाएंगे तो घटाने के बाद में हमारे पास क्या आएगा पता है आपको, दो में 6 जाता नहीं तो इधर से लेंगे 2.5 लेने पे 10 आएगा, 10 से 2 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो हमारे पास इधर 6 आ जाएंगे। इधर 7 बच गए तो अब 7 के अंदर से 9 तो जाने से रहे तो 7 भी अगले वाले से 2.5 देगा, तो इसको 2.5 देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 7 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद में 3 के पास 2 डिजिट बच जाएंगे केवल ही, तो 2 के अंदर 1 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद में हम अगली वाली संख्या उतारते हैं, उतारी 2। अब देखते हैं 1862 के अंदर 196 का कितने बार भाग जाएगा, तो लगभग 9 बार भाग जाएगा। तो इधर जाएगा हमारे पास 9 बार भाग जाएगा। तो देखते हैं 9 चिगु 54, 54 का 4 हो गया। इधर है हमारे पास 5 बचे हैं हासिल की, वो उसमें जोड़ेंगे 9 नाम 81, 81 5 86, 86 का 6 हाथ पाई 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितने होते हैं 17। तो आओ बैठाते हैं इसके अंदर, 2 में 4 जाता है, नहीं जाता तो 2.5 लेगा, 2.5 लेके बन गया ये 12, 12 में 4 गया तो हमारे पास इधर आ गया 8। इधर 5 बन चुका है, इसको 2.5 देके तो ये इससे 2.5 लेगा तो ये बन जाएगा 15, 15 के अंदर से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9। इधर 7 बन चुका है तो 7 के साथ जाएगा 0, ये भी 0। अब अगले वाला 0 है वो हम यहाँ पे उतारेंगे। अब देखते हैं कि 196 का 980 के अंदर कितने भाग जाएगा, तो सीधा सीधा हमें मालूम है कि ये भाग तो 5 बार जाएगा, क्योंकि जहां पर हमें पता लग जाता है वहां तो हम कर देंगे भाई। 5 बार जाएगा तो 5 बार देंगे तो हमारे पास यही 980 आने वाला है। तो देख लो 5 × 30 यानी कि 0 बच गया 3, 9 पंजू 45, 45 हासिल की बची थी 3 वो जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगी, सॉरी 45 जोड़ेंगे 8 तो 48 हो जाएगा। इधर 4 बच जाएगा, फिर 5 एकम 5, 5 से 4 इधर 9 हो जाएगा, इधर क्रॉस। तो दोस्तों हमारे पास भागफल कितना आ रहा है, इनटू आ रहा है हमारे पास 195 और शेषफल जो आ रहा है 0। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपको शेषफल 0 आ जाए वहां पर जो b की वैल्यू होती है हमारी वही इसका एचसीएफ होता है। तो इस 196 और 38,220 का युग्मन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ हमें 196। दैट्स आंसर आपका हो चुका है। तो करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी आपको वही करना है जो आपने 2 क्वेश्चन के अंदर किया था। 867 और 255 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, वो फिर इसी विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था आप वो फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। तो आप हेवी ड्राइवर बन चुके होंगे अब तक। तो देखते हैं A बराबर क्या होगा, आपको पता ही है कि जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो A की वैल्यू होती है
उसके बाद में छोटी वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो हम रखते हैं यहाँ पर 867 बराबर 255 इंटू, अब क्यों और r की वैल्यू कब निकलती है, जब हम 255 वाली संख्या का इस संख्या के अंदर भाग देते हैं, अर्थात a के अंदर जो है हम b का ले जाकर भाग देते हैं, तब हमारे पास क्यों की और r की वैल्यू निकलती है। तो दोस्तों वही रफ कार्य आपको करना है, यहाँ पर 867 के अंदर 255 का आपको भाग देना है। 867 में आप 255 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, ऑब्वियसली 3 बार जाएगा। 5 3 15 का 5 हाथ भाई 1 5 3 15 1 16 3 2 6 1 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 0 और 1, ये आ गया 102। तो ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, भागफल तो आया 2 और शेषफल आया 102। तो हमें यहाँ पर लिखना है 3 इंटू प्लस 102। तो क्या हमारे पास r की वैल्यू 0 आई, नहीं आई, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी एक प्रोसेस और करनी बाकी है। तो चलो नेक्स्ट प्रोसेस में, अब जो सबसे बड़ी है इसको छोड़ देना है आपको, जो इधर की जो संख्या है ना वो छोड़ देनी है आपको। अब आपको अंदर इसके अंदर लेना है, जो आपके b के स्थान पर है ना वो सबसे बड़ी संख्या है, तो ये आ जाएगी 255, ठीक है, बराबर। उसके बाद की संख्या है वो है 102, इधर आ जाएगी 102। फिर वही सेम प्रोसेस, 102 का हमारे इसके अंदर भाग देना है, 255 के अंदर भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो इधर हो जाएगा 204 हो जाएगा। 204 को 255 में बैठाएंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली 51 जो है शेष का बचेगा, भागफल है वो 2 है, तो हमें फिर से इधर ये लिख देना है 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। उसके बाद में देखना है कि r बराबर 0 आया, नहीं आया, तो r डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात कि एक प्रोसेस हमारी अभी और होनी बाकी है। तो चलते हैं दूसरी प्रोसेस की ओर। तो अब ये आपको छोड़ देना है, केवल ये मान में देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, 102 बराबर, फिर हमारे पास है इससे छोटा 51, ठीक है। तो फिर 102 के अंदर 51 का भाग देंगे तो आपको नेचुरली पता है कि कितना होगा, भाग सीधा सीधा भाई 2 बार जाता है, तो इंटू 2 कर देंगे प्लस 0 कर देंगे भाई। तो हमारे पास फाइनली जो r की वैल्यू है वो 0 प्राप्त हो चुकी है, और जब r की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाती है, जो b का हमारे पास मान होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF हमारे पास कितना आ गया, इसका 51 आ चुका है। तो दोस्तों आप सिस्टम इस तरीके से करते जाना, पेज में नोट कर लेना, और जो आगे के क्वेश्चन है वो बैक टू बैक आते रहेंगे। जय हिंद।